हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ द लर्निंग प्लेस पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है यानी सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसमें हम लोग किस भाग में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ते हैं, तो आपको बता दें कि हमारा जो पार्ट 5 है यानी भाग 5, पार्ट 5 में हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आपका आर्टिकल आ जाता है। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 से 24 से लेके 147 तक हम लोग क्या करेंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक बातें होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक जानकारी होती है उसे लेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सारे आर्टिकल्स को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि आपके आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में हुआ था। आप सबको पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ एक्ट पढ़ते हैं, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने आपको जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि भारत में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम बन के आते थे उसी को हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ते हैं, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसी एक्ट के तहत हमारे यहाँ भारत में क्या किया गया था, आपका 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो आइए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो की पॉइंट्स है, जो बहुत ही अच्छी जानकारी है उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी मेरे साथ में नोट्स को बनाते चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, इससे अब हम लोग देखते हैं। तो आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में किया गया था। तो इस बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। 1774 में आपसे कोई स्थान पूछेगा कि किस शहर में किया गया था, तो 1774 में कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में किया गया था, किया गया था। तो जब हमारे 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र था वह कहाँ तक सीमित था। तो उस समय जो आपके सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र था वह केवल क्या था, कोलकाता तक ही क्या था, सीमित था। यानी कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता था, तो केवल कोलकाता के क्षेत्रीय निवासी के, मतलब जो स्थानीय लोग थे उन्हीं की क्या हो सकती थी, सुनवाई हो सकती थी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में जो इसका क्षेत्र था वह क्या था, आपके कोलकाता तक ही क्या था, सीमित था। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र कोलकाता तक ही सीमित था, कोलकाता तक ही सीमित था। ठीक है, तो इतना बात हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया कि सबसे पहले तो हमने क्या जाना, हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में जाना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है। तो हमने कहा आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। फिर हमने आपसे पूछा कि हमारा जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो उसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित था, यानी वह कितने राज्यों के लोगों की क्या कर सकता था, केस की वहां पे सुनवाई हो सकती थी। तो हमने कहा कि जो आपका कोलकाता सुप्रीम कोर्ट था उसका
जो क्षेत्र था वह क्या था, केवल कोलकाता तक ही क्या था, सीमित था। यानी कोलकाता के स्थानीय लोगों का ही केवल क्या हो सकता था, हमारे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकता था। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड बात पर आते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वह अंतिम अपीलीय न्याय है। अंतिम अपीलीय न्याय का मतलब क्या हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्याय होता है। अंतिम अपीलीय न्याय होता है। न्याय होता है। अब अंतिम अपीलीय न्याय होता है का मतलब क्या हो गया कि देखिए, अब हम आपको क्या करें, एक बात समझा रहे हैं। हमने सेकंड बात क्या बताया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह आपका अंतिम अपीलीय न्याय होता है। इस बात को हमें समझना है कि हमारा अंतिम अपीलीय न्याय का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, जनरली हमारे यहाँ पे किसी पे केस होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में कौन सा कोर्ट है। तो हम लोग हमारे आसपास में कौन सा कोर्ट होता है, तो सबसे पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अंतिम अपीलीय न्याय का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ जा सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। अगर आप क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायों से या उसके बोल सकते हैं कि निर्णय से क्या है संतुष्ट नहीं है, तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और फिर अगर आप क्या हो कि हाई कोर्ट के निर्णयों से भी क्या है आप संतुष्ट नहीं है, तो जो अंतिम कोर्ट है जिसमें हमारा अंतिम अपील हो सकता है वह क्या हो जाएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी अंतिम अपीलीय का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे किसी के घर में केस होता है तो हम लोग सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर निर्णयों से क्या होते हैं संतुष्ट नहीं होते तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने हाई कोर्ट में जाते हैं। और अगर हाई कोर्ट भी क्या करता है, हमारे फेवर में कहीं निर्णय नहीं देता है तो हम लोग क्या जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है यह क्या होता है, आपका अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कहाँ कोई कोर्ट तो नहीं बनाया गया ना कि आप जा सकते हैं। तो उसी को हमने क्या कहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह क्या होता है, आपका अंतिम अपीलीय न्याय होता है। यानी अब यही क्या है, अब इसी में आप अंतिम अपील कर सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और कुछ चीजें जान लेते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें कहा गया है। तो अब जो हमारा सेकंड बात होगा वह क्या होगा कि हमारे देश में क्या है, आपका एकीकृत क्या है, न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है। हमारे यहाँ पे लिख लीजिए, भारत में भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यानी इसका इंग्लिश क्या होगा, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि आपके भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ देश में क्या है, केवल एक सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन वहीं आप अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में हमारे टोटल क्या है, 50 राज्य है, यानी 50 स्टेट है। तो हमारे यहाँ पे अमेरिका में 50 राज्य के लिए क्या है, एक अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है और एक केंद्र के लिए क्या है, अलग सुप्रीम कोर्ट है। तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका ड्यूल जुडिशरी सिस्टम हो जाता है, यानी दोहरी न्यायिक व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपके अमेरिका में क्या होता है, मान लीजिए आपके अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है, तो आपका 50 स्टेट है। सबको पता है कि हमारे 50 राज्य है अमेरिका में,
यानी 50 स्टेट है। तो 50 स्टेट है तो हमारे अमेरिका में इस 50 राज्य के लिए एक अलग अलग अपना सुप्रीम कोर्ट है, यानी इनका अलग अलग क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इनका अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। और एक केंद्र के लिए क्या है, अलग सुप्रीम कोर्ट है। और एक केंद्र के लिए क्या है, आपका अलग सुप्रीम कोर्ट है। और केंद्र के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है, अलग सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ क्या होता है कि भारत में तो क्या है, एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हमें वहीं अमेरिका में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 50 राज्य होते हैं, 50 राज्य का एक अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होता है। और एक केंद्र के लिए क्या होता है, अलग सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अमेरिका में हमारा क्या है, ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम है। यहाँ पे लिख लीजिए, अतः अमेरिका में ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम है, ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम है, यानी दोहरी न्यायिक व्यवस्था। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दोहरी न्याय व्यवस्था। यहाँ पे इसका हिंदी भी लिख लीजिए, दोहरी न्याय व्यवस्था। दोहरी न्याय व्यवस्था है कहाँ, तो आपके अमेरिका में। इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया कि हमारा अमेरिका क्या है, वहां पे हमें ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और इसको याद करते हुए चलना है। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो कि हम बता रहे हैं आपको। अब हम लोग आ जाते हैं, हमने थोड़ा सा बेसिक बातें तो देख लिया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में किया गया। हमने इसका क्षेत्र पूछा, तो क्षेत्र क्या था, कोलकाता तक आपका सीमित था। फिर हमने आपसे पूछा कि फिर हमने आपको बताया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो आपका अंतिम अपीलीय न्याय होता है। अंतिम अपीलीय न्याय का मतलब क्या होता है कि हमने कहा कि जब आप पर केस होता है तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णयों से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप अपने यहाँ के हाई कोर्ट में जाते हैं, अपने स्टेट के, राज्य के, और फिर कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाता है वो अंतिम अपील हो जाता है, यानी उसमें आप अंतिम अपील कर सकते हैं, अब और कहीं नहीं। फिर हमने कहा कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में हमें इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं आप अमेरिका में जाते हो तो आपको अमेरिका में दोहरी न्याय व्यवस्था देखने को मिलता है, यानी ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग अपने कहाँ आ जाते हैं, तो अपने न्यायपालिका की संरचना पर आ जाते हैं कि हमारे यहाँ भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसा है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी। यहाँ पे लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की संरचना। हमारे यहाँ भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसा है, उसी को हमें क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, न्यायपालिका की संरचना, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे यहाँ पे न्यायपालिका की संरचना कैसा है, तो हमारे यहाँ पे न्यायपालिका की जो संरचना आपको देखने को मिलता है वह कैसा होता है, हमारा कॉनिकल होता है। कॉनिकल का मतलब क्या होता है, शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार कैसे होता है, अभी आपको दिखा रहे हैं, आपको प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे कॉनिकल होता है भाई। तो हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था है कुछ ऐसे होती है, कैसे होती है। तो सबसे सर्वोच्च जो न्याय देने की संस्था होती है वो कौन सा होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ऊपर में सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, आपका सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका कौन सा न्यायालय होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका जो न्यायालय होता है उसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट। फिर आपके हाई कोर्ट के नीचे जो हमारी न्याय देने वाली संस्था होती है, यानी जो हमारा कोर्ट होता है, उस कोर्ट का नाम क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी एक हमारा कोर्ट होता है जिसे हम लोग मुंसिफ कोर्ट कहते हैं, यानी मुंसिफ न्यायालय कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा? मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ न्यायालय। फिर हमारा एक गांव में भी आपको देखने को मिलता है न्याय पंचायत। तो हमारा सबसे लास्ट में क्या आ जाता है? न्याय पंचायत। न्याय पंचायत। तो ऐसा क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे, कुछ हमारे न्यायपालिका की संरचना हो जाती है। तो ये जो आपको संरचना देखने को मिल रहा है, ये कैसा देखने को मिल रहा है? तो कोनिकल शेप में देखने को मिल रहा है, यानी शंक्वाकार आकार में क्या हो रहा है आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी, यानी हमारे यहाँ पे न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है, तो वह आपका कॉनिकल होता है। तो कहाँ हम लिख दें आपका कॉनिकल? इसकी संरचना कैसी होती है? कॉनिकल। कॉनिकल, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? शंक्वाकार कहेंगे। शंक्वाकार। ठीक है। तो अब आपको हमने बेसिक बातें तो सारी बता दिया जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना जरूरी था। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? तो अपने सुप्रीम कोर्ट में हमारे जितने सारे भी आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक आर्टिकल्स को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि 124 में क्या कहा गया है, आपके 125 आर्टिकल में क्या कहा गया है, 126, ऐसे करके सारे आर्टिकल्स को क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो आपको फिर से एक बार चीजें रिविजन करा दें। ये हमने क्या कहा कि कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। फिर हमने कहा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह आपका अंतिम अपीलीय न्याय होता है, ये भी बात हमने समझा दिया। फिर हमने कहा कि हमारे भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम देखने को मिलता है। फिर हमने क्या कहा कि जो हमारे जुडिशियरी का स्ट्रक्चर होता है, यानी हमारे यहाँ पे न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है, तो कॉनिकल होता है, यानी शंक्वाकार होता है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? तो अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पर आ जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो क्या समझना है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संगठन। तो यहाँ पे लिख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन तो आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को होता है। आपके सर्वोच्च न्यायालय की अगर आपसे कोई स्थापना पूछे, सर्वोच्च न्यायालय की आपसे कोई स्थापना पूछे, देखिए स्थापना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, स्थापना कब होता है? तो स्थापना का जो डेट है सभी को याद रखना है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वह आपके 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1950 को होता है। आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन जो इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था वह कब हुआ था? तो वह आपके 28 जनवरी 1905 को हुआ था। बट यहाँ पे लिख लीजिए बट फर्स्ट मीटिंग आपके 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसका जो पहला मीटिंग हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट का वह कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने आर्टिकल 124 में कि हमारा आर्टिकल 124 क्या कहता है। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1। तो आर्टिकल 124 1 में क्या कहा गया है कि हमारे देश में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो ये क्या कह दिया हमारे आर्टिकल 124 में एक में कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी एक हमारा जो भारत देश है उसमें हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, यानी होगा। तो जब हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में आपके जजों की संख्या कितनी थी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे मूल संविधान में, यानी जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उस मूल संविधान में जजों की जो संख्या थी वह कितनी थी, आपकी 8 थी। यानी यहाँ पे लिख लीजिए, मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो आपकी 8 हुआ करती थी। यानी हमारे मूल संविधान में जो टोटल जज हुआ करते थे वह कितने हुआ करते थे, 8 जज हुआ करते थे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 जज थे, जिसमें से आपके एक कौन थे, एक सीजीआई थे और 7 अन्य क्या थे, जज थे। तो जो हमारे पहले सीजीआई थे वो उनका नाम क्या था, तो एलिजा एम्फे। तो जिसमें से आपके एक क्या थे, सीजीआई थे प्लस 7 क्या थे, अन्य जज थे, 7 आपके जज थे। आपके फर्स्ट सीजीआई कौन थे, तो आपके फर्स्ट सीजीआई का नाम क्या था, एलिजा एम्फे। यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन थे आपके, एलिजा एम्फे। तो ये नाम आपको पता चल गया, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ऐसे तो हमारे यहाँ पे यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपके आर्टिकल 124(1) में क्या कहा गया है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो हमने कहा कि जो आपका मूल संविधान था उसमें जजों की संख्या कितनी थी, तो आपके मूल संविधान में जजों की संख्या 8 थी। एक हमारे सीजीआई थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिसका नाम क्या था, एलिजा एम्फे, और हमारे 7 क्या थे, अन्य जज थे। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ वर्तमान में अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो 34 हो गई है, यानी 34 हो गया है। तो वर्तमान में जजों की अगर आप संख्या देखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, वर्तमान में आपको कितने जज देखने को मिलते हैं, तो 34 क्या है, हमारे यहाँ पे जज देखने को मिलते हैं। तो एक कौन हो जाते हैं हमारे, एक हो जाते हैं हमारे सीजीआई, एक हो गए हमारे सीजीआई, और प्लस 33 क्या हो गए, हमारे जज हो गए, 33 जज हो गए। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है कभी कभी कि कब कब जजों की संख्या कितनी बार कितने जज की संख्या बढ़ाई गया था। तो आइए हम लोग उसी को लिख लेते हैं कि हमारे जजों की संख्या किस वर्ष कितनी बढ़ाई गई थी। तो सबसे पहले आपके जजों की जो संख्या थी वह आपके 1956 में बढ़ाया गया था। 1956 में जजों की जो संख्या थी वह कितना कर दिया गया था, 11 कर दिया गया था। फिर आपके 1960 में बढ़ाया गया था, पहले हम क्या कर दे रहे, ईस्वी लिख दे रहे कि कब कब बढ़ाया गया था। फिर आपके 1976 में बढ़ाया गया था। फिर आपके 1986 में बढ़ाया गया था, 1986 में बढ़ाया गया था। फिर आपके 2008 में बढ़ाया गया था, 2008 में। फिर हमारा फाइनली 2019 में क्या किया गया था, जजों की संख्या बढ़ाया गया था। तो जब 1956 में हमारे पहली बार जजों की संख्या बढ़ाया गया था, तो कितना, 8 से कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया। 8 से हमने कितना कर दिया, यानी 8 से हमने 11 जजों को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। फिर हमारे 11 से हमारे 1960 में कितना कर दिया गया, 14 जज कर दिए गए। फिर आपके 1976 में कितने कर दिए गए, तो 18 जजों की संख्या बढ़ा दिया गया। फिर 1986 में आपके कितने जजों की संख्या बढ़ा दी गई, तो आपके 24 जज कर दिए गए। फिर 2008 में आपके 31 जज हो गए, और आपके वर्तमान में कितने हैं, तो आपके 34 जज हैं। तो अब क्वेश्चन तो ये नहीं बन सकता है कि आपके किस वर्ष में कितने जजों की संख्या बढ़ाई गई थी। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो वही हम लोग लिख लेते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वह हमारे देश के संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। और वही जब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो हाई कोर्ट में वही जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार आपके प्रेसिडेंट
के पास हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आपके संसद के पास है। और वही आपसे अगर हाई कोर्ट में पूछ दे कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यह क्या है? आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह क्या हो जाता है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हमने आर्टिकल 124(1) को तो क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया कि हमारे आर्टिकल 124(1) में क्या कहा गया है? देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो हमने लिख दिया हाँ भाई, एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर हमने कहा कि जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें आपके जजों की संख्या कितनी थी? तो 8 जज थे, यानी 1 CGI थे और 7 क्या थे? अन्य जज थे। तो फर्स्ट CGI का नाम क्या था? एलिजा एम्फे, जिसका हमने नाम लिख दिया। हमने कहा वर्तमान में आपके जजों की संख्या कितनी है? तो 34 है। फिर हमने कहा कि आपके जजों की संख्या कब कब कितनी बार बढ़ाया गया था? तो हमने कहा कि 1956 में हमारे 11 जज कर दिए गए। उसी तरह 1960 में 14 जजों की संख्या कर दी गई। 1976 में 18 जज, 1986 में 24 जज, 2008 में 31 जज और 2019 में फाइनली हमारे 34 जज हो गए थे और अभी तक 34 ही है। तो हमने आपसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या कहा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे देश के पार्लियामेंट के पास है। और अगर वही आपसे पूछ दे कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो वह हमारे प्रेसिडेंट के पास हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके आर्टिकल 124(3), बाद में हम लोग आर्टिकल 124(2) पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर होगा ताकि हम आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर लिख रहे हैं। तो आर्टिकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 124(3) को पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या लिखा गया है? न्यायाधीशों की योग्यताएं, यानी न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? न्यायाधीशों की योग्यताएं यानी आपके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यता आपके पास में होनी चाहिए, उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पहली योग्यता होती है वह क्या है कि आप हाई कोर्ट में क्या हो, या तो 5 वर्ष तक क्या हो, जज हो, या 10 वर्ष तक क्या होने चाहिए, आप वकील होने चाहिए। तो पहली इसकी योग्यता क्या होती है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज या 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। तो पहली योग्यता के बारे में हमने क्या कहा कि जो आपकी पहली योग्यता क्या है कि या तो आप हाई कोर्ट में क्या हो, 5 वर्ष तक आप जज रहे हो, या
आप हाई कोर्ट में ही 10 वर्षों तक क्या रहे हो, सुप्रीम कोर्ट यानी एडवोकेट रहे हो, तो भी क्या हो सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। अब एडवोकेट का मतलब क्या हो गया, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो 10 वर्ष है क्या वह लगातार होना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 वर्षों तक क्या हो कि एक ही कोर्ट में क्या हो। मान लीजिए क्या है, कोई मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या है वहां पे एडवोकेट रहा है, फिर उसका ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, तो वह कहाँ चला जाता है, आपकी मान लीजिए पटना हाई कोर्ट में आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि 10 वर्ष तक हम लोग एक ही मतलब कि कोर्ट में एडवोकेट रहे, जरूरी नहीं है, आप दूसरे कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन 10 वर्ष होना चाहिए। तो पहली योग्यता क्या हो गई कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक आप जज रहे, या 10 वर्षों तक क्या होने चाहिए, आप एडवोकेट होने चाहिए। अब हमारी दूसरी योग्यता क्या आती है, दूसरी योग्यता क्या आती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक नागरिक होना चाहिए, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता समझ में आ गई। फिर आपका तीसरी योग्यता क्या आ जाता है कि वह राष्ट्रपति के नजर में क्या होना चाहिए, कानून का एक अच्छा जानकार होना चाहिए। तो वह राष्ट्रपति के नजर में, वह राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर नजर में एक विधिवक्ता, एक विधिवेता, विधिवेता का मतलब ही क्या होता है, कानून का अच्छा जानकार, विधिवेता हो, ठीक है। विधिवेता हो, विधिवेता आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कानून का अच्छा जानकार, कानून का अच्छा जानकार, अच्छा जानकार हो। तो ये क्या हो गई, हमारे न्यायाधीशों की क्या हो गई, योग्यताएं हो गई कि यानी आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो हमने उन योग्यताओं के बारे में बता दिया। अब हम लोग क्या आ जाते हैं, आपके आर्टिकल 124(2) में आ जाते हैं कि आर्टिकल 124(2) में क्या क्या बातें कही गई है। अब वह जो बात है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आर्टिकल आपके 124(2) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 124(2) में कहा गया है हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और किस प्रणाली से किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग इसी में जानेंगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए नियुक्ति, नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति, नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अब आ जाता है कि हमारे वर्तमान में जो जजों की नियुक्ति है वह किस प्रणाली से की जाती है। तो आपके वर्तमान में जो जजों की नियुक्ति होती है वह आपके कोलेजियम प्रणाली से क्या होता है, किया जाता है। तो अब हम लोग उस कोलेजियम प्रणाली को समझेंगे कि वह कोलेजियम प्रणाली क्या होता है, और फिर हम लोग एक और एथिक्स मतलब वो होता है जजों की नियुक्ति के लिए एक और लाया गया था प्रावधान, वह क्या था, एनजैक था, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, तो इसको भी समझेंगे ये क्या था। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि वर्तमान में जजों की नियुक्ति आपके कोलेजियम प्रणाली से किया जाता है, तो उसको पहले लिख लीजिए, फिर हम कोलेजियम प्रणाली को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो वर्तमान में जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति नियुक्ति वर्तमान में जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली से किया जाता है, कोलेजियम प्रणाली से किया जाता है, प्रणाली
से किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। तो अब ये आपका कोलेजियम प्रणाली क्या होता है, उसी को हमें क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है कोलेजियम प्रणाली को। हेलो हेलो, हाँ सर। तो हमने क्या कहा कि आपके वर्तमान में जजों की जो नियुक्ति होती है वह आपके कोलेजियम प्रणाली से किया जाता है। तो उसी हम लोग क्या करते हैं, आपके कोलेजियम प्रणाली को जानते हैं कि कोलेजियम प्रणाली क्या होता है। तो आइए उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कोलेजियम प्रणाली को। कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि आपके जजों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो हमारे जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि हमने क्या कहा कि आपकी नियुक्ति, जजों की आपकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपके प्रेसिडेंट साहब करते हैं। यानी हमारे देश के कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अब जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं यह अपने मन से किसी भी जजों को क्या करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त नहीं करते हैं। यह क्या करते हैं, हमारे सीजीआई से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। यह क्या करते हैं, आपके सीजीआई से सलाह लेते हैं। यानी जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनसे क्या करते हैं, यह सलाह लेते हैं। तो सीजीआई से सलाह लेते हैं। और ये जो आपके सीजीआई होते हैं यह क्या करते हैं, चार अन्य जजों से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। तो आपके सीजीआई भी क्या करते हैं, यह चार अन्य जजों से सलाह लेते हैं। यह चार अन्य जजों से सलाह लेते हैं। अन्य जज कैसे होंगे, जो बहुत ही क्या होंगे, सीनियर होते हैं। तो यह चार अन्य सीनियर जजों से सलाह लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, सीनियर जजों से सलाह लेते हैं, जजों से सलाह लेते है, ठीक है। यह चार मोस्ट सीनियर जजों से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। और ये जो चार अन्य जज होते हैं यह क्या करते हैं, जजों का कुछ क्या करते हैं, लिस्ट बना के देते हैं कि इन्हीं लिस्टों में से क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने जजों को, मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करना है। तो यह जजों का कुछ लिस्ट बनाकर देते हैं। यानी जो हमारे यह जजों का कुछ लिस्ट बनाकर देते हैं, कुछ लिस्ट बनाकर देते हैं, बनाकर देते है, ठीक है। यह क्या करते हैं, आपके जजों का कुछ लिस्ट बनाकर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, एक लिस्ट हो गया। और इसमें क्या करते हैं, ये जजों के कुछ नाम लिखते हैं कि ये व्यक्ति पे कौन होना चाहिए, बी पे कौन होना चाहिए, सी मतलब डी, ऐसे कुछ व्यक्तियों का नाम होता है। तो मोस्टली क्या किया जाता है कि जो हमारे ए पे जो व्यक्ति का नाम होता है उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में क्या करते हैं, बना देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रणाली है, जो कि क्या नाम है उसका, कोलेजियम प्रणाली है, वह क्या हो जाता है, आपका हो जाता है। यानी हमने क्या कहा कि आपके जो जजों की नियुक्ति है वह सबसे पहले तो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने मन से नहीं करते, वह क्या करते हैं, हमारे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं। और ये जो हमारे सीजीआई होते हैं यह क्या करते हैं, चार अन्य मोस्ट सीनियर जजों से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। और ये जो चार सीनियर जज होते हैं, 4 सीनियर जो जज है, यह क्या करते हैं, जजों का कुछ लिस्ट बनाकर देते हैं कि इन्हीं लिस्टों में से हमें क्या करना है, अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। तो ये क्या हो गया, आपका आर्टिकल 124(2) क्या हो गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपको हमने कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ा दिया पहले ये बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा, आपको आर्टिकल 124(3) बताया। पहले इसको क्यों बताया, क्योंकि हमने क्या बताया कि आपको न्यायाधीशों की पहले योग्यताएं पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य है। फिर हमने आर्टिकल आपको 124(2) बताया कि आखिर हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो हमने सारा प्रोसीजर मतलब प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, तो आपके आर्टिकल 124(4) पर, यानी आर्टिकल 124(4)
आर्टिकल 124(4)। तो आर्टिकल 124(4) में क्या कहा गया है, आपके जजों के हटाने की प्रक्रिया को बताया गया है। यानी रिमूव मतलब कि हमारे जजों को अब हटाया कैसे कैसे जा सकता है, उसकी प्रक्रिया को हमारे आर्टिकल 124(4) में बताया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोसीजर टू रिमूवल ऑफ द जज। प्रोसीजर टू रिमूवल ऑफ द जज। टू रिमूवल ऑफ द जज, यानी हमारे जो जजों की जो हटाने की प्रक्रिया है वह कैसे होती है, कब स्टार्ट होती है और क्यों स्टार्ट होती है और कैसे कैसे होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रोसीजर टू रिमूवल ऑफ द जज, यानी जो जजों की हटाने की प्रक्रिया है वह किस आर्टिकल में है, तो आपके आर्टिकल 124(4) में इसका क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को समझते हैं कि आपके किसी भी जजों को कैसे हटाया जा सकता है। अब हटाने का मतलब आधार क्या है, वह अलग से आर्टिकल में आपके बताया गया है कि पहला तो क्या हो सकता है, मतलब किसी भी आप जज को कब हटा सकते हैं, जब वह जज क्या होता है, जब वह जज का क्या होता है कि सिद्ध कदाचार नहीं होता है, सिद्ध कदाचार के आधार पर। और दूसरा क्या होता है कि वह अपने दायित्वों को करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। यानी दायित्वों के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। यहाँ पे हमने क्या कहा कि सिद्ध कदाचार का मतलब क्या होता है, यानी हमने कहा कि कब जजों को हटाया जाता है। तो हमने दो आधार बताया कि दो आधारों पर क्या किया जा सकता है, आपके जजों को हटाया जा सकता है। तो हमने पहला बात क्या बताया, सिद्ध कदाचार, यानी मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं होता कि किसी का साथ झगड़ा कर लिए वो उनका मिसबिहेवियर में कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वह किसी व्यक्ति से पैसे लेकर और जो न्याय होता है उसके फेवर में क्या करते हैं, सुना देते हैं। यानी जो न्याय है वह क्या होता है, स्वतंत्र रूप से वह नहीं सुनाते हैं और पैसे लेकर इधर उधर का बात करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्ध कदाचार कहते हैं। तो इस आधार पर भी क्या किया जा सकता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। फिर हमने क्या कहा कि अपने दायित्वों के निर्वहन में क्या हो, वह असमर्थ हो। यानी अब वह क्या कर रहे हैं कि जो उनका कार्य है उसे करने में क्या हो जा रहे हैं, असमर्थ हो गए हैं। वह कोई भी कारण हो सकता है, उसका ये भी कारण हो सकता है कि उनका उम्र जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, या बोल सकते हैं कि उनको कोई बीमारी भी है जिस कारण वह क्या कर रहे हैं, अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जहां पर ऐसे मतलब कि व्यक्ति बैठने चाहिए जो कि क्या होना चाहिए कि न्याय जो है वह मतलब जो व्यक्ति अच्छा है उसके फेवर में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस पद के लिए थोड़ा सा कुछ बातें क्या है बताई गई है। तो हमने क्या कहा कि आर्टिकल 124(4) में हमें क्या पढ़ना है, प्रोसीजर टू रिमूवल ऑफ द जज। तो अब उस हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो जो आपके रिमूवल की प्रक्रिया है वह हमारे संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब क्या हो गया, या तो लोकसभा है या राज्यसभा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए रिमूवल की प्रक्रिया रिमूवल की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, सदन से चालू किया जा सकता है, अब चालू करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपके लोकसभा में 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। और वही आप राज्यसभा में आ जाते हैं तो राज्यसभा में 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए लोकसभा में 100 सदस्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, अनुसमर्थन होना
चाहिए। यानी जो जजों की हटाने की जो प्रक्रिया है, अगर आपने उसे स्टार्ट किया है, तो वह लोकसभा में क्या होना चाहिए, उसमें 100 लोगों का अनुसमर्थन होना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे राज्यसभा में आ जाते हैं, तो राज्यसभा में 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। तभी यह क्या होगा, रिमूवल का जो प्रोसेस है वह क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर जब 100 सदस्य लोकसभा से क्या करते हैं, सहमति कर देते हैं और राज्यसभा से 50 सदस्यों का क्या हो जाता है, सहमति हो जाता है, तो फिर यह जो रिमूवल का जो आपका प्रक्रिया है वह आपके अध्यक्ष के पास जाएगा। अध्यक्ष के पास जाएगा, लोकसभा में कहाँ जाएगा, आपके अध्यक्ष के पास जाएगा। और राज्यसभा में कहाँ जाएगा, हमारे सभापति के पास जाएगा। राज्यसभा में आपके सभापति के पास जाएगा। अब जब लोकसभा में अध्यक्ष और फिर राज्यसभा में सभापति के पास जाएगा, तो फिर क्या होना होता है कि आपके रिमूवल का जो प्रक्रिया है उसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा क्या किया जाता है, पारित कराना होता है। हमने आपको संसद में पढ़ाया था कि बहुमत के प्रकार में हमने बताया था कि विशेष बहुमत क्या होता है, तो उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना, विशेष बहुमत से पारित कराना। फिर ये जो आपकी रिमूवल की जो प्रक्रिया है उसे हमारे संसद के दोनों सदनों से कैसे बहुमत से, यानी स्पेशल मेजोरिटी से क्या करना है, आपको उस बिल को क्या करना है, पास कराना है। फिर जब यह आपका विशेष बहुमत से पास हो जाएगा, तब कहाँ जाएगा, आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब कहाँ, यहाँ पे हम लोग इसको भेज देते हैं, तो फिर आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट, अब जो आपकी प्रेसिडेंट का जो सहमति है उसी सत्र में होना चाहिए। उसी सत्र का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए क्या किया, आपका बजट सेशन स्टार्ट होता है जो कि फेब टू मई तक चलता है। तो जब आपने बजट सेशन में ही क्या किया, हमारे कोई जज है उस पर आपने रिमूवल प्रक्रिया आपने स्टार्ट किया, तो जो रिमूवल की प्रक्रिया है उसमें जो सहमति चाहिए वह हमारे बजट सेशन में ही क्या होनी चाहिए, आपके राष्ट्रपति की उस पर सहमति होनी चाहिए। अगर जो आपका बजट सेशन समाप्त हो जाता है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो रिमूवल की प्रक्रिया है हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और तब हम लोग क्या करेंगे, आपके प्रेसिडेंट से क्या करेंगे, सहमति लेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे प्रेसिडेंट से सहमति उसी सत्र में, यहाँ पे लिख लीजिए प्रेसिडेंट से सहमति उसी सत्र में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे जजों के जो हटाने की जो प्रक्रिया हो जाती है उसको हमने बता दिया कि कैसे कैसे प्रक्रिया यह किया जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि जो जजों की हटाने की जो प्रक्रिया है वह केवल लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है या केवल राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या देगा कि दोनों सदनों से स्टार्ट हो सकता है। फिर चौथा क्या दे सकता है कि इनमें से किसी भी सदन से नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि हमारे जो जजों की हटाने की प्रक्रिया है वह हमारे संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है। फिर हमने क्या कहा कि चालू करने के लिए ही हमें क्या होना चाहिए, लोकसभा में 100 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए और आपके राज्यसभा में 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। फिर यह जो आपका बिल है वह कहाँ जाता है, हमारे लोकसभा में अध्यक्ष के पास जाएगा और राज्यसभा में आपके सभापति के पास जाएगा। फिर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसे क्या कराना होता है, पारित कराना होता है। फिर हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इनकी बिल पर क्या की जाएगी, सहमति या असहमति को जाना जाएगा। तो ये क्या हो जाता है आपका आर्टिकल 124(4) प्रोसीजर टू रिमूवल टू द ऑफ द जज। तो आर्टिकल 124 को हमने कंप्लीट कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती थी उसी के बारे में बस हमने आपको बताया है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 क्या कहता है, आर्टिकल 125 आ जाइए।
आर्टिकल 125। तो आर्टिकल 125 में क्या बताया गया है, आपके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार हमारे संसद द्वारा क्या किए जाते हैं, समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल आप 125 में लिख लीजिएगा कि हमारे न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों न्यायाधीशों के वेतन, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार, एवं विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। समय समय पर निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि अगर हमारे न्यायाधीशों का जो वेतन है, भत्ता है, विशेष अधिकार है, वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो हमारे संसद द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर निर्धारित किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे न्यायाधीश है यानी जजों का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके जज का सैलरी कितना है, तो हमारा 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, यानी 2,50,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2,50,000। ठीक है, और वहीं पे आपके अगर मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई का आपसे अगर सैलरी पूछेगा, तो वह कितना हो जाता है, इनसे बस 30,000 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी 2,80,000 क्या हो जाता है, हमारे सीजीआई का क्या हो जाता है, सैलरी हो जाता है। तो ये हमने क्या बता दिया, आपके आर्टिकल 125 को बता दिया कि आर्टिकल 125 में क्या बताया गया है, तो हमारे न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। तो हमने कहा कि आपके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, समय समय पर, तो आपके संसद द्वारा यानी हमारे पार्लियामेंट द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो हमने कहा कि हमारे जज यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का वेतन कितना है, सैलरी कितना है, तो 2.5 लाख यानी 2,50,000। फिर हमने कहा वहां पे सीजीआई का सैलरी कितना है, तो 2,80,000। तो ये क्या हो जाता है, हमारा आर्टिकल 125 को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके आर्टिकल 126 पर आ जाते हैं कि आपका आर्टिकल 126 क्या कहा गया है। आर्टिकल 126 क्या, थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम लोग सेकंड स्लाइड पर ही ले लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 126, आर्टिकल 126, आर्टिकल 126। तो आर्टिकल 126 में आपका क्या कहा गया, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब क्या होता है, अभी समझा रहे। ठीक है, यानी कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं, अभी बता रहे। मान लीजिए हमारे पहले कौन थे, जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वह कौन थे, हमारे चंद्रचूड़ जी थे। फिर हमारे क्या होते हैं कि उनका जो कार्यकाल था वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ भारत में क्या होता है कि जो सीजीआई का पद था यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो हमारा पद था, वह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो फिर हमने बीच में क्या किया था, संजीव खन्ना को क्या किया है, अभी हमने क्या किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उन्हें बनाया है। तो वही कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों का जब क्या होता है, पद खाली हो जाता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके पास यह अधिकार होता है कि वह हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, एक कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। किस स्थिति में, जब आपके मुख्य न्यायाधीश का क्या हो, पद खाली हो, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, जब आपके मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से क्या हो, अनुपस्थित हो, और हमारा थर्ड केस क्या बनता है कि जब हमारे मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में क्या हो, असमर्थ हो, यानी अपने कार्य को करने में क्या हो, असमर्थ हो। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश
को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमारा आर्टिकल 126 में क्या कहा गया, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एक्टिंग जजों की नियुक्ति, यानी जो जज है वह काम कर रहे हैं लेकिन उनका पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो कैसा हो सकता है कि आपका पहला कंडीशन क्या हो जाता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो। और सेकंड क्या हो सकता है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वह अस्थायी रूप से क्या है, अनुपस्थित है, यानी कुछ दिनों के लिए क्या है, अनुपस्थित है। दूसरा क्या हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, ठीक है, अनुपस्थित हो। और सेकंड क्या हो सकता है, सॉरी थर्ड आपका कंडीशन क्या हो सकता है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जस्टिस ऑफ इंडिया है वह अपने कार्यों को करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो जब मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, ठीक है। तो इतने सारे हमने 3 कंडीशन बता दिया कि कब आपके सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो फिर से समझ ले रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब क्या होता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो, खाली होता है। सेकंड क्या हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से क्या हो, हमारे अनुपस्थित हो। हमारा थर्ड क्या हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में क्या हो, असमर्थ हो। तो ये 3 ऐसे कंडीशन है, उस समय में क्या किया जा सकता है, आपके कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। वह अधिकार किसके पास है, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके आर्टिकल 127 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 127 ये जल्दी आपके जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स है उनका रिवीजन होते जा रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 127 में क्या कहा गया, एडहॉक जज का मतलब क्या होता है, एडहॉक आपने अगर सिनोनियम सबका अच्छा होगा तो एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, यानी टेम्पररी जजों की नियुक्ति। तो एडहॉक जज, ठीक है, एडहॉक जज की नियुक्ति। तो आपके सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति कैसे और क्यों किया जाता है और कौन करते हैं। तो मान लीजिए होता क्या है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, 34 है। तो मान लीजिए होता है क्या है कि कभी कभी जो कोई जज है इसमें से 4 या 5 या 3 जज क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। तो हमारे जजों के कोरम को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, आपके हाई कोर्ट के जजों को क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह कौन करते हैं, तो हमारे सीजीआई जो होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से करते हैं। तो हमने क्या कहा कि एडहॉक जजों की नियुक्ति क्यों की जाती है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों के कोरम को पूरा करने के लिए एडहॉक जज की नियुक्ति हमारे सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कोरम को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोरम को पूरा करने के लिए कोरम को पूरा करने के लिए
करने के लिए जो हमारे सीजीआई होते हैं वह हमारे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर, यानी उनसे पहले क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, ठीक है। कोरम को पूरा करने के लिए सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर हाई कोर्ट के जजों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। कट बोल दिया हमने, ठीक है। हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करते हैं, के जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करते हैं। तो हमने क्या कहा कि यह किसके पास अधिकार है, तो हमारे सीजीआई के पास अधिकार है। फिर भी सीजीआई के पास यह अधिकार तो है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। तो जब हमारे सीजीआई क्या करते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जजों को क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो सीजीआई उस बात का भी ध्यान रखते हैं कि क्या जो हमारे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का तो कहीं क्या हो रहा है, कोरम नहीं खराब हो रहा है ना। मान लीजिए हमारे क्या होता है, आपके यूपी में यानी इलाहाबाद के कोर्ट में क्या होने चाहिए, 160 जज होना चाहिए। माने हमने बताया है, बस संख्या ये कोई फिक्स नहीं है कि 160 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए आपके यूपी में 160 जज है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है वह सुप्रीम कोर्ट के कोरम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि हाई कोर्ट के जज को क्या करते हैं, इसमें से 2 जज को क्या कर लेते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में क्या कर लेते हैं, एडहॉक जज के रूप में क्या करते हैं, उसको नियुक्त कर देते हैं। तो उनको यह भी देखना चाहिए और ये देखना भी होगा कि क्या इस हमारे 2 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के कारण ये कहीं हमारे हाई कोर्ट का तो जो कोरम है वह खराब नहीं हो रहा है ना। तो यह बात ध्यान में किसको रखना है, हमारे सीजीआई को रखना है, हमने आपको बता दिया। तो आपके आर्टिकल 127 में क्या कहा गया, एडहॉक जजों की नियुक्ति। अब ये बात आपको समझ में आ गया, एडहॉक जजों की नियुक्ति। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके आर्टिकल 128 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 128 में क्या कहा गया है, तो देखिए आपके आर्टिकल 128 में कहा गया है, आर्टिकल 128। तो आर्टिकल 128 में क्या कहा गया कि जो हमारे हाई कोर्ट के जो हमारे अवकाश प्राप्त जज होते हैं, अवकाश प्राप्त का मतलब क्या होता है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी नियुक्ति कहाँ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जजों को अवकाश प्राप्त जजों की नियुक्ति, देखो हमने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जजों की नियुक्ति की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आपको समझ में आ गया कि आपके आर्टिकल 128 में क्या कहा गया कि जो हमारे हाई कोर्ट के जो क्या होते हैं, हमारे रिटायर्ड जज होते हैं, उनकी नियुक्ति हमारे न्यायाधीश के रूप में कहाँ हो सकती है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अब आपका आर्टिकल 129 क्या कहता है, उससे हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 129 में क्या कहा गया है। आपके आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय है। हमने क्या कहा कि आर्टिकल 129 में क्या कहा गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वह क्या है, आपका एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि यह रिकॉर्ड कोर्ट है। तो हमने क्या कहा, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हमारे निर्णय होते हैं या फैसले होते हैं, वह कैसे होते हैं, लिखित रूप में होते हैं और अभिलेख के रूप में होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, हमने वह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे जितने भी फैसले होते हैं और जितने भी हमारे निर्णय होते हैं, वह कैसे होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, यानी रिटन फॉर्म में
में दिए जाते हैं फैसले, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले यहाँ पे लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले लिखित रूप में होते हैं, सारे फैसले लिखित रूप में होते हैं, ठीक है, में होते है। तो ये बात हो गया आपका आर्टिकल 129। अब हमारे आर्टिकल 130 में क्या कहा गया, बस आपका क्लास हम समाप्ति कर देंगे। आर्टिकल 130 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का आसन यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आसन, तो सुप्रीम कोर्ट का आसन आपका कहाँ है यानी स्थान कहाँ है, तो हमारे दिल्ली में है। कहाँ है आपके, दिल्ली में है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि हमारे राष्ट्रपति के अनुमोदन पर क्या हो सकता है, हमारे अन्य जगहों पर भी क्या हो सकता है, सुनवाई हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए राष्ट्रपति के अनुमोदन पर अन्य जगह भी सुनवाई हो सकता है। राष्ट्रपति की अनुमोदन पर अन्य जगह भी सुनवाई हो सकती है, अन्य जगह भी सुनवाई हो सकता है, अन्य जगह भी सुनवाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा कि आर्टिकल आपके 130 में कहा गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का आसन क्या होगा यानी स्थान कहाँ होगा, तो हमारे दिल्ली में होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि आपके राष्ट्रपति की अनुमोदन पर क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वह आपके अन्य जगहों पर भी हो सकता है। मान लीजिए दिल्ली में कोई ऐसा कारण बन जाता है जिस कारण वहां पे सुनवाई नहीं हो सकती, तो हमारे राष्ट्रपति के अनुमोदन से यानी स्वीकृति से वहां पर क्या हो सकता है, आपके दूसरे जगह पर सुनवाई हो सकती है। तो ये क्या हो गया आपका आर्टिकल 130 हो गया, जो कि हमने बहुत अच्छे से बताया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर आ जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, इसी में आपका और सारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां यानी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे लिख लीजिए पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो पहला अधिकार होता है वह क्या होता है, यानी जो इसका शक्ति होता है वह मूल क्षेत्राधिकार होता है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है अभी बता रहे, ठीक है। तो इसकी पहले शक्ति के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, पहला सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, आपका आर्टिकल 131 में इसका बात किया गया। आर्टिकल 131 में आपसे कभी कभी आर्टिकल भी पूछ लेगा। तो हमने क्या कहा, आपके सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के इसके बारे में मतलब क्या होता है। तो देखिए मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई क्या हो सकती है, केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। जैसे क्या होते हैं, आपके सेंटर और स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है यानी जो विवाद होता है उसकी सुनवाई केवल क्या हो सकती है, केवल आपके सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। मान लीजिए क्या होता है, कर्नाटक और जैसे अभी हमारे क्या हो रहा है, तमिलनाडु और केंद्र के बीच में क्या हो रहा है, अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जो सुनवाई है वह तमिलनाडु के कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में नहीं होगी, नहीं तो वो जो सुनवाई है वह जो तमिलनाडु कोर्ट है यानी वहां की जो हाई कोर्ट है वह अपने फेवर में दे देगी। तो इसलिए जो हमारे केंद्र और राज्यों के जो बीच का जो विवाद होता है
उसकी सुनवाई कहाँ होती है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट में होती है, केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल क्षेत्राधिकार। तो पहला हमने क्या कहा कि कुछ हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो जाए? कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और हमारा दूसरा क्या हो जाता है कि कुछ हमारे सेंटर के साथ में यानी केंद्र के साथ में क्या हो जाए? कुछ राज्य आ जाए और फिर क्या हो जाए? ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी सेंटर और स्टेट आपका आपस में मिल जाता है। और फिर कुछ स्टेट के साथ में इनका क्या हो जाए? विवाद हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है आपका? स्टेट स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने पहला बात क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले की सुनवाई। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? तो हमने क्या कहा? कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो जिसमें से हमने आपको पहला क्या बताया कि आपका पहला क्या हो सकता है? आपके सेंटर स्टेट के बीच में क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद। ठीक है, और दूसरा हमारा सेकंड क्या हो सकता है कि आपके कुछ सेंटर के साथ में क्या हो जाता है? राज्य मिल जाता है, यानी सेंटर प्लस स्टेट और राज्य के साथ में क्या हो जाता है? आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और हमारा थर्ड नंबर पर क्या हो जाता है? आपका स्टेट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी दो राज्यों के बीच में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तो ये ऐसे मामले हैं जो कि क्या हो सकते हैं? इनकी जो सुनवाई है केवल आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या होगी? मतलब केवल कहाँ होगी इनकी सुनवाई? केवल आपके सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। यानी कुछ ऐसे मामले जिसकी सुनवाई क्या होगी? केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। जैसे आपके केंद्र राज्य विवाद, केंद्र प्लस राज्य आपस में मिल जाते हैं और कुछ राज्यों के साथ उनका विवाद हो जाता है। फिर हमने क्या कहा कि राज्य विवाद। राज्य विवाद का मतलब क्या होता है कि जो मान लीजिए किसी एक राज्य में कहीं सुनवाई हो रही है, तो जिस राज्य में सुनवाई हो रही है तो वो राज्य क्या करेगा? वहां की जो कोर्ट है उस राज्य के फेवर में क्या कर देगा? सुनवाई कर देगा। तो इसलिए दो राज्यों के बीच में जो विवाद होता है उसकी सुनवाई कहाँ होती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। जैसे जल का विवाद हो जाता है, कावेरी और कृष्णा, ये सारी जो नदियां है, इन नदियों के बारे में कुछ विवाद हो जाता है, तो ऐसे जो विवाद है केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो भी चीज इसमें बच गया है आगे के हम क्लास में क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। और आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जितने भी सारे हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दिए हैं लगभग, उसका आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।